हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्लूरल कैविटी है ना, उसमें हवा जमा हो जाती है। ये क्या है हमारी, ये हमारी प्लूरल कैविटी। ये जो रेड से ये मार्क की हुई है, ये क्या है, ये प्लूरल कैविटी है। जब इसमें एयर ट्रैप हो जाएगी तो क्या होगा, जो हमारे लंग्स है ना वो अंदर की तरफ कोलैप्स हो जाएंगे ऐसे, और इधर सारी क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। ये क्या है, ये है न्यूमोथोरैक्स। अब न्यूमोथोरैक्स में जो पेशेंट हमारे पास आएगा तो उसको कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे, कौन से सिम्टम्स आएंगे। तो एक तो होगा उसे चेस्ट पेन होगी। कौन सी चेस्ट पेन होगी, प्लूरैटिक चेस्ट पेन, मतलब यूनिलेटरल होगी। जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स होगा ना उसी साइड पे पेन होगी। और क्या होगा, ट्रैकियल डेविएशन होगी। अब इसमें जो है ना हमारा टेंशन न्यूमोथोरैक्स, इसकी टू टाइप्स हैं आगे। एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, और दूसरा कौन सा है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है ना उसमें जो ट्रैकियल डेविएशन है वो ऑपोजिट साइड पे होगी। जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स होगा ना उसकी ऑपोजिट साइड पे ट्रैकिया डेविएट करेगा। और जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी है ना, इसमें जिस साइड पे न्यूमोथोरैक्स होगा ना उसी साइड पे डेविएट करेगा। उसके बाद क्या होगा, हाइपर रेजोनेंट साउंड आएंगी चेस्ट में से। वो क्यों, क्योंकि जहाँ एयर होती है उधर कौन सी साउंड आती है, रेजोनेंट साउंड आती है। पर इसमें एयर ज़्यादा चलेगी या प्लूरैटिक स्पेस में, तो इस वजह से हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगी। इसके बाद है ब्रेथ साउंड, एब्सेंट ब्रेथ साउंड होंगी इसमें। कोई भी हमें सांस लेने की जो एक आवाज़ आती है ना स्टेथोस्कोप से, वो नहीं आ रही होगी। और क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। इसके अलावा एब्सेंट फ्रेमिटिस, ये ऐसे होता है कि अगर हम पेशेंट के चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखें ना और उसे कहें कि कहे 3 3 3, तो हमें एक वाइब्रेशन महसूस होती है, या फिर हमें वो वाइब्रेटरी आवाज़ सुनाई देती है, वो हमें नहीं आएगी। उसके बाद इसकी टाइप्स पे देखते हैं। पहली कौन सी है, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो होता है ना लंग की ये वाली वॉल है, इसमें कुछ एरिया होता है, वो उसकी वाल्स जो होती है ना वो थिन होती हैं। जो ये अंदर वाली विजरल वाल है ना, इसका कुछ पार्ट थिन होता है, तो ये वहाँ से रप्चर कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से एयर निकल के यहाँ आ जाती है और लंग्स अंदर को कोलैप्स हो जाते हैं। जहाँ से रप्चर करेगा वहाँ से एयर निकल के कहाँ आ जाएगी, प्लूरैटिक स्पेस में आ जाएगी, और लंग्स अंदर को कोलैप्स करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा इंट्रा थोरैसिक प्रेशर है, ये वाला जो इधर प्रेशर होता है वो लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से लंग कोलैप्स हो जाएंगे। अब इसकी कोज़ क्या है, इसकी कोज़ मोस्टली अननोन है। ये हेल्दी इंडिविजुअल्स में होता है, और मोस्टली किन लोगों में होता है, जो लंबे हैं या पतले हैं, उन लोगों में ये कॉमन है। उसके बाद जो हमारा है सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स, इसकी क्या कोजेज़ होंगी। इसकी कोजेज़ है कोई प्रीवियस कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई डिजीज़ है, जैसे एस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया। ये भी क्या करवा सकते हैं, न्यूमोथोरैक्स करवा सकते हैं। टेंशन न्यूमोथोरैक्स क्या होता है, ये होता है ड्यू टू ट्रामा। कैसे, कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ है उसमें टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, लंग इंजरी हो गई है, या फिर सीपीआर के दौरान डिप फ्रैक्चर हुआ है और वो इधर से होल हो गया है। और इसमें यह होता है कि जब इधर बाहर इसकी बाहर वाली वाल ये वाली इफेक्ट होती है ना, तो एयर अंदर तो जा सकती है पर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से एयर यहाँ ट्रैप हो जाती है और लंग्स अंदर को कोलैप्स हो जाते हैं। ये ज़्यादा वर्स केस है न्यूमोथोरैक्स का। इस केस में हम फ़ौरन क्या करेंगे, इस केस में अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे। चेस्ट ट्यूब डालेंगे, पहले हम एस्पिरेट करेंगे, जो एयर है उसे निकालेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट चेस्ट ट्यूब डालेंगे। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, उसके लिए हम करेंगे एक्सरे। एक्सरे में जो हमें ब्लैक ये नज़र आ रहा है ना, जेट ब्लैक होता है ये। इसमें अगर हम इस फील्ड में देखें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल साइड है, और ये न्यूमोथोरैक्स है। अब इसमें ये वाला जो एरिया हमें नज़र आ रहा है ये क्या है, ये वाला एरिया जो हमें नज़र आ रहा है ये फुल ब्लैक है, इसमें
कोई भी वाइट पार्टिकल हमें नज़र नहीं आ रहा। इसमें क्या है, वाइट भी है, ब्लैक भी है, मतलब फुल ब्लैक तो नहीं है ना, ये जेट ब्लैक जो एरिया है ना, ये क्या है, ये न्यूमोथोरैक्स है। और ये जो अंदर की तरफ ये हमें नॉर्मल से जो नज़र आ रहा है, ये क्या है, लंग कोलैप्स हुआ हुआ है। और इसमें हमने क्या था, ये है टेंशन न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि ये जो हमारा ट्रैकिया है ये इधर डेविएट हो गया है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे। न्यूमोथोरैक्स इस साइड पे है और ट्रैकिया किस साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है। और इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे जा रहा है, ये जो टेंशन न्यूमोथोरैक्स है ना, ये वीनस रिटर्न को ब्लॉक कर देगा ड्यू टू कंप्रेशन। ये वीन्स को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से वीनस रिटर्न कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट के पास ब्लड कम जाएगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम विच कॉज शॉक, हाइपोटेंशन कॉज कर सकता है ये। इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो इसकी 3 टाइप्स थी, एक थी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टेंशन न्यूमोथोरैक्स। जो प्राइमरी है ना, ये खुद ब खुद ही रिजोल्व हो जाता है, बट अगर तो होल है 2 सेंटीमीटर से कम, 2 सेंटीमीटर से कम है, तो हम इसमें क्या देंगे, इसमें हम ऑक्सीजन देंगे। इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन क्यों लिखा हुआ है इधर, मतलब जैसे हम COPD में हाई फ्लो ऑक्सीजन नहीं देते, इसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन का मतलब एक तो 100% है, और एस्थमा और ऐसे पेशेंट हैं उनमें भी हम देते हैं 40 to 60% देते हैं। 100% इसमें क्यों दे रहे हैं, क्योंकि देखें अगर फ़र्ज़ करें इधर होल हुआ है, एक सेकेंड, अगर इस साइड पे होल हुआ है तो बाहर से एयर अंदर जाके यहाँ ट्रैप हो रही है। तो एयर में 70% कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन होती है ना। तो इस नाइट्रोजन को निकालने के लिए हम देते हैं 100% ऑक्सीजन, जो ये नाइट्रोजन को रिप्लेस कर देती है, ठीक है। इसलिए इसमें हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देते हैं और 100% देते हैं। अगर तो ये 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे, और अगर तो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे। इसमें भी 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, इसमें भी चेस्ट ट्यूब डालेंगे। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स का हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो एयर होगी उसको एस्पिरेट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, चेस्ट ट्यूब डालेंगे। ये हो गया हमारा टॉपिक टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब इसके बाद जो हमने टॉपिक शुरू करना है वो कौन सा है, वो है प्लूरल एफ्यूजन। प्लूरल एफ्यूजन में क्या होता है, जैसे न्यूमोथोरैक्स में हमने पढ़ा था ना कि जो प्लूरल कैविटी है हमारी, उसमें एयर आ जाती है। इसमें क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। जो दोनों लेयर्स होंगी ना, उनके दरमियान में क्या आ जाएगा, फ्लूइड जमा हो जाएगा। और अब इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, इसमें भी जो हमारी ट्रैकिया है ना, अगर फ़र्ज़ करें ये लंग है हमारा और ये बाहर वाली उसकी फील्ड है, जो मतलब प्लूरल कैविटी, अगर यहाँ फ्लूइड जमा होगा तो ये जो लंग है वो अंदर की तरफ कोलैप्स होगा, और जो ट्रैकिया है वो कॉन्ट्रालेटरल साइड, मतलब जो ऑपोजिट साइड है ना, उधर को डेविएट करेगी। अब इसकी आगे कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक कौन सी है, ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन, और दूसरी कौन सी है, एक्सुडेटिव एफ्यूजन। अब इनमें क्या फ़र्क है, जो है ना ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन, ये कोई सिस्टेमिक फैक्टर होगा, मतलब कहीं और मसला होगा, उसकी वजह से प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जमा हो रहा है। कौन कौन सा हो सकता है, अब एक है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो क्या करेगा, इंक्रीज पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक आउट होगा और एक्यूमुलेट होगा किसमें, प्लूरल कैविटी में। और दूसरा कौन सा है हमारा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और साइरोसिस। ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में क्या होगा, एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। जब एल्ब्यूमिन कम होगा तो क्या होगा, एल्ब्यूमिन का रोल क्या होता है, एल्ब्यूमिन वाटर को वेसल्स के अंदर रखता है। जब एल्ब्यूमिन कम होगा तो वाटर लीक आउट होगा और कहाँ जाएगा, प्लूरल कैविटी में जाएगा। और इसी वजह से ये बाईलेटरल होगा, क्योंकि मसला कहीं और है तो वो दोनों साइड पे इक्वली अफेक्ट करेगा।
और इसकी पीएच कितनी होगी, पीएच इसकी एसिडिक होगी और वो 7.4 से ज़्यादा होगी, 7.4 से ज़्यादा होगी। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप हमने पढ़ी है वो कौन सी है, वो है एक्सुडेटिव। ये कोई लोकल फैक्टर होगा, जैसे कि निमोनिया है, निमोनिया करवा सकता है क्या, पुरुलेंट एफ्यूजन करवा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरान्यूमेटिक एफ्यूजन। टीबी की वजह से ये हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई मैलिग्नेंसी हुई है उसकी वजह से हो सकता है। और कौन सी कॉज हो सकती है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है। और कौन सी कॉज हो सकती है इसमें, पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है। और इसकी पीएच कितनी होगी, इसकी पीएच भी 7.4 से कम होगी। उसकी क्या थी, एसिडिक थी, इसकी क्या है, बेसिक है। 7.4 से कम होगी इसकी पीएच, और ये एक साइड को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर लंग्स लेफ़्ट साइड का इन्फेक्शन है ना, तो लेफ़्ट साइड पे ही प्लूरल एफ्यूजन होगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ प्लूरल एफ्यूजन। इसमें जो सबसे पहला होगा क्या है, वो डिज़निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और दूसरा कौन सा होगा, चेस्ट पेन। अब इसमें प्लूरैटिक चेस्ट पेन होती है, मतलब जिस साइड पे प्लूरल एफ्यूजन होगी या फ्लूइड होगा ना, उसी तरफ पेन होगी। अगर दोनों साइडों पे बाइलेटरल है, जैसे ट्रांसुडेटिव में बाइलेटरल हो सकता है, तो दोनों साइड पे पेन होगी। अगर यूनिलेटरल है एक्सुडेटिव की तरह, तो एक साइड पे पेन भी हो सकता है। और क्या होगा, कफ होगी, खांसी करेगा। और मेन जो पॉइंट है वो है डलनेस ऑन परकशन। अब हमने पीछे पढ़ा था न्यूमोथोरैक्स का केस, उसमें क्या था, रेजोनेंट साउंड थी, हाइपर रेजोनेंट ऑन परकशन। इसमें क्या है, डलनेस ऑन परकशन। वो इस वजह से कि जहाँ पानी होगा, फ्लूइड होगा ना, वहाँ कौन सी साउंड आएगी, डलनेस आएगी, डल साउंड आएगी। और जहाँ एयर होगी वहाँ रेजोनेंट साउंड आएगी। इसलिए इसमें अगर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना हो, बाकी सिम्टम्स सेम है, इसमें भी है उसमें भी है, उसमें भी एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, इसमें भी एब्सेंट ब्रेथ साउंड है। ये एक है सिम्टम जिससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसके बाद क्या है, हाउ कैन वी डायग्नोस इट। साइंस एंड सिम्टम्स के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे। और एक्सरे में हमें जो ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल है एंड पे इधर होता है, इस साइड पे नहीं नज़र आ रहा, उसकी जगह पे हमें क्या नज़र आ रहा है, फुल वाइट लंग्स नज़र आ रहे हैं। तो वाइट किसको शो कर रहा है, फ्लूइड को शो कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, प्लूरल एफ्यूजन हुआ है ना। अब फ्लूइड यहाँ वो ब्लड भी हो सकता है, वो अब पस भी हो सकती है, और वैसे भी पानी भी हो सकता है। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या है, इसके बाद हम करेंगे थोरैकोसेंटेसिस। थोरैकोसेंटेसिस में हम फ्लूइड निकालेंगे और उसको हम एग्जामिन करेंगे। अगर तो प्लूरल प्रोटीन और सीरम प्रोटीन 0.5 से ज़्यादा है, या प्लूरल एलडीएच या सीरम एलडीएच 0.6 से ज़्यादा है, या तीसरा क्राइटेरिया तीनों पॉजिटिव हैं, या इनमें से कोई एक भी पॉजिटिव है, तो होगा एक्सुडेटिव एफ्यूजन। अगर ये तीनों ही नेगेटिव हैं, अगर ये तीनों नेगेटिव हैं, तो क्या होगा, तो होगा ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन। और इसमें ये मैंने गलती से क्लाउडी लिख दी है, ये क्लियर फ्लूइड होगा। अब इसकी आगे कौन कौन सी टाइप्स हैं, एक है, अब आगे अगर इसकी टाइप्स देखें तो एक है साइरोसिस, और दूसरी कौन सी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। साइरोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें ऑनकोनिक प्रेशर कम होगा। और उसके बाद और कौन सी है, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर कोज करता है ना ये, इसकी एक वजह हार्ट फेलियर होगी। उसके बाद अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं, लाइक प्रोटीन 0.5 से क्या है, ज़्यादा है, सीरम प्रोटीन या प्लूरल प्रोटीन, और एलडीएच भी ज़्यादा है, तो क्या होगा, एक्सुडेटिव एफ्यूजन होगा। और इसका जो होगा ना फ्लूइड, वो क्लाउडी होगा। एक्सुडेटिव एफ्यूजन में क्लाउडी फ्लूइड होगा। इसमें क्या दोबारा करेंगे, ग्लूकोज मेजर करेंगे। अगर तो ग्लूकोज नॉर्मल है, तो कौन सी दो कॉजेज़ हो सकती हैं, हीमोथोरैक्स, या फिर हीमोथोरैक्स क्या है, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। और ये क्या है, पैनक्रियाटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। और अगर ग्लूकोज लो है तो क्या होगा, एम्पेइमा, मतलब पस एक्यूमुलेट हो जाएगी प्लूरल कैविटी में। और दूसरी कौन सी कॉज हो सकती है, ऑटोइम्यून। और तीसरी कौन सी होगी, टीबी।
इन्फेक्शन। अब इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन क्या है और अनकॉम्प्लिकेटेड प्लूरल एफ्यूजन क्या है। अगर तो स्लाइटली क्लाउडी है, वो मतलब ज़्यादा क्लाउडी नहीं है, क्लियर सा फ्लूइड है जैसे ट्रांसोडेटिव में होता है, और पीएच भी 7.2 से हाई है, ज़्यादा एसिडिक भी नहीं है, और जो वाइट ब्लड सेल है वो 50K से कम है, तो ये कौन सा है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। और जो मेन है ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल है, तो ये कौन सा होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड होगा। और इसमें कल्चर्स जो हम करेंगे इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं इन्वॉल्व। और जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसमें या तो क्लाउडी होगा या पस होगी, उसमें पुरुलेंट होगा, मतलब कोई इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, निमोनिया हो सकता है, उसमें टीबी हो सकता है, टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। और उसके अलावा ये क्राइटेरिया होगा, लाइक प्लूरल पीएच है वो 7.2 से कम होगी, एसिडिक होगी, ग्लूकोज लेवल लो होगा, और वाइट ब्लड सेल 50K से ज़्यादा होंगे, और कल्चर भी पॉजिटिव होगा। तो इस केस में ये क्या है, ये कॉम्प्लिकेटेड है और ये अनकॉम्प्लिकेटेड है। तो अनकॉम्प्लिकेटेड का सिर्फ ट्रीटमेंट क्या है, एंटीबायोटिक्स देंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एंटीबायोटिक भी देंगे और साथ वो ड्रेन भी करेंगे, जो सारा फ्लूइड है ना उसे चेस्ट ट्यूब ड्रेन करेंगे, सारा फ्लूइड निकालेंगे। और वो एक दिन में कितना निकालना है, लेस देन 2 लीटर पर डे, और आहिस्ता आहिस्ता लेस देन 2 लीटर पर डे। ये आज का टॉपिक हो गया हमारा प्लूरल एफ्यूजन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है, वो है निमोनिया। ये इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ लंग्स। अब इसमें किस चीज़ का इन्फेक्शन होता है, तो इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। अब इसकी जो टाइप्स हैं आगे वो कितनी है, एक है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया और दूसरी कौन सी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। अब कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया क्या होता है कि जो कम्युनिटी में हो या फिर बंदा अस्पताल गया है और विद इन 72 आवर्स हुआ हो या 72 आवर्स से कम टाइम में हुआ हो, तो वो कौन सा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया। और हॉस्पिटल एक्वायर्ड क्या है कि आफ्टर 72 आवर्स, हॉस्पिटल एडमिशन के बाद 72 घंटे गुजरने के बाद हुआ है इन्फेक्शन, तो उसे हम क्या कहेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। अब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया है ना, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये कोज कर सकता है, एक है इकोलाई और दूसरा कौन सा है, सूडोमोनास। ये दो हैं इसमें। और इसके बाद अगर हम कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की बात करें तो इसमें अब आगे 2 टाइप्स हैं, एक है टिपिकल और दूसरी है एटिपिकल। टिपिकल में क्या होता है, टिपिकल में ये होता है कि जो पेशेंट है ना इससे आएंगे सिर्फ पल्मोनरी सिम्टम्स आएंगे, जैसे प्रोडक्टिव कफ, मतलब स्पूटम वाली कफ होगी इसमें। एटिपिकल नमोनिया में कौन सी कफ होगी, स्पूटम वाली कफ होगी। उसके बाद क्या, डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी इसमें। और क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, प्लूरेटिक चेस्ट पेन, क्योंकि हमने पढ़ा था जो नमोनिया है वो क्या कोज कर सकता है, प्लूरल एफ्यूजन कोज कर सकता है। और इसके बाद क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बुखार हो सकता है। और इसके साथ अगर हम देखें एटिपिकल नमोनिया, तो उसमें क्या होगा, उसमें यह होगा कि पल्मोनरी सिम्टम्स तो आएंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स भी आएंगे, जैसा कि हेडेक और मियाल्जियास। और क्या होगा, जीआई सिम्टम्स भी आ सकते हैं, लाइक डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ईटीसी। और इसमें कौन सी कफ होगी, ड्राई कफ होगी। इसमें थी प्रोडक्टिव कफ, इसमें कौन सी है, ड्राई कफ। और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और ये सडन ऑनसेट है। ये जब शुरू होगी बीमारी उसमें इतनी वर्स नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और ये सडन ऑनसेट शुरू से ही तेज़ होगी। और अगर हम इसमें देखें कि जब हम परकशन करते हैं तो नमोनिया में कौन सी साउंड आएगी, डल साउंड आएगी। और इसके बाद अगर हम इन्हें एक्सरे पे देखें, एटिपिकल नमोनिया में क्या होता है और टिपिकल नमोनिया में क्या होता है। टिपिकल नमोनिया में ना कोई सा भी लोब उसकी ना कंसोलिडेशन होगी। कंसोलिडेशन क्या होता है, ये जो हमें वाइट और इसमें हल्के हल्के हमें ना ब्लैक, ये देखें ध्यान से, ब्लैक लाइंस भी नज़र आ रही हैं और ज़्यादा ये क्या है, वाइट है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करें प्लूरल एफ्यूजन से तो वो पूरा वाइट होता है, जैसे ये सरफेस है नीचे वाली, ऐसे वाइट होता है वो।
पर जो निमोनिया का केस है उसमें कंसोलिडेशन होती है, वाइट और माइनर सा ब्लैक होता है बैक साइड से। ये क्या है? लोबर कौन सी कंसोलिडेशन है? लोअर लोब को अफेक्ट कर रहा है। और यहाँ कौन सा लोब होता है? ये लोअर लोब है। और ये कौन सा है? मिडल लोब। और इसके बाद एटिपिकल में क्या होता है? इसमें बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट्स होते हैं, मतलब ऐसे लाइनें बनी होंगी, ऐसे इन्फेक्शन फैला होगा। ये अब इसकी जो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो एटिपिकल निमोनिया कोज कर सकते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो टिपिकल निमोनिया कोज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले आएगा ना, मोस्ट कॉमन क्या है? टिपिकल में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। दूसरा कौन सा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तीसरा स्टेफ ऑरियस। और उसके बाद क्लेब्शियला। और जो है एटिपिकल, उसमें कौन कौन से आएंगे? लेजिनेला और माइकोप्लाज्मा। अब आगे हम देखेंगे कि हमने निमोनिया को डायग्नोस कैसे करना है। सबसे पहले अगर पेशेंट को वो वाले सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमने पढ़े हैं, ये वाले या ये वाले, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हमें या तो लोबार कंसोलिडेशन मिलेगी या क्या मिलेगा? इंटरस्टिशियल बाइलेटरल इनफिल्ट्रेट्स, ये मिलेंगे। उसके बाद क्या हम करेंगे? ब्लड कल्चर्स करेंगे और सीबीसी करेंगे। इसमें क्या होगा? इंक्रीज ल्यूकोसाइट्स। और क्या करेंगे? ग्राम स्टेन करेंगे स्पूटम की, जो होगा ना, हम स्पूटम का कल्चर लेंगे और देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया जो ये निमोनिया कोज कर रहा है। अब इसमें जो सबसे पहले हमने पढ़े थे वो कौन से थे? टिपिकल के थे ना। तो उसमें कौन कौन से हैं? एक है स्टेप्टोकोकस निमोनिया। ये कौन से कलर का स्पूटम होगा? डस्टी कलर का होगा। ये कौन से कलर का होगा? डस्टी कलर का स्पूटम होगा। उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? स्टेफ ऑरियस। इसमें स्पूटम का कलर क्या होगा? येलोइश होगा इसमें। और ये मोस्ट कॉमन है पोस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद कौन सा निमोनिया हो सकता है? स्टेफ ऑरियस। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? सीओपीडी का अगर कोई पेशेंट है ना, उसमें ये वाला ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमन है। और आखिरी जो हमने टिपिकल में पढ़ा है वो कौन सा है? क्लेब्शियला। इसमें स्पूटम कैसा होगा? जेली टाइप होगा। और ये जो होते हैं ना, जो ओल्ड हाउसेज होते हैं उनमें जो लोग होते हैं ना, उनमें ये कॉमन है। और उसके बाद है लेजिनेला। ये किस में होगा? जो वाटर कूलर्स होते हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं ना, उधर से ये फैलता है। और एंड पे है माइकोप्लाज्मा। ये ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी कोई सेल वॉल नहीं होती, इस वजह से ये ग्राम स्टेन पे विजिबल नहीं आएगा। अब जो हमने सबसे पहले पढ़ा है वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसमें हम क्या देंगे? पेनिसिलिन देंगे। उसके बाद कौन सा है? स्टेफ ऑरियस। इसमें हम क्या देंगे? अगर तो है वो सिंपल केस में पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो हम पेनिसिलिन देंगे। अगर पेनिसिलिन इनसेंसिटिव है या मर्सा का केस है तो उसमें हम क्या देंगे? वैनकोमाइसिन देंगे। और उसके बाद है क्लेब्शियला। और इसमें हम क्या देंगे? इसमें हम देंगे सिफ्ट्रैक्सोन देंगे। एंटीबायोटिक कौन सी देंगे? सिफ्ट्रैक्सोन देंगे। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि निमोनिया क्या कोज कर सकता है? प्लूरल एफ्यूजन कोज कर सकता है। क्या होगा वो? पैरान्यूमेटिक एफ्यूजन। ये कौन सी बनाएगी? एक्सुडेटिव एफ्यूजन। और क्या? एब्सेस फॉर्मेशन और पस इन प्लूरल कैविटी। उसके बाद ट्रीटमेंट। अगर निमोनिया का कोई पेशेंट हमारे पास आया है तो हम कैसे ट्रीट करेंगे? हम उसे हॉस्पिटल में किस क्राइटेरिया पे एडमिट करेंगे? तो उसके लिए क्या स्कोर, कौन सा स्कोर यूज़ होता है? वो है कर्ब 65। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें यह करेंगे कि जो सी है ना, सी से है कन्फ्यूजन। अगर तो पेशेंट कन्फ्यूज़ है तो उस केस में इसका क्या स्कोर होगा? 1। अगर उसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर 30 mg पर डेसीलीटर से अबव है
तो इसका भी स्कोर कितना होगा 1। उसके बाद अगर रेस्पिरेटरी रेट भी 30 से अबव है तो एक स्कोर इसका होगा। और ब्लड प्रेशर अगर लो है, हाइपोटेंशन है, लो बीपी है, तो एक स्कोर इसका होगा। और एंड पे अगर एज पेशेंट की 65 से अबव है तो एक स्कोर इसका होगा। अगर तो स्कोर है 0 to 1, मतलब इनमें से सिर्फ एक ही क्राइटेरिया पॉजिटिव है, तो हम इसे आउट पेशेंट बेसिस, मतलब ये है कि हम उसे दवाई देंगे और उसे कहेंगे घर चला जाए। और अगर 2 है या 2 से अबव है तो हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। और अगर 3 है तो उसमें क्या करेंगे, आईसीयू में एडमिट करेंगे उसे, क्योंकि ये सीवियर केस है। अब इन पेशेंट के लिए कौन से ऑप्शन है? एक तो हम दे सकते हैं फ्लूरोक्विनोलोन्स। इसमें कौन कौन से हैं? लीवोफ्लोक्साजिन है, मोक्सीफ्लोक्साजिन है। और अगर ये नहीं देना तो इसके साथ अल्टरनेटिव क्या है? सेफ्ट्रेक्सोन प्लस एजिथ्रोमाइसिन। एक ये दे सकते हैं या फिर ये एक दे सकते हैं। अब दूसरा हमने पढ़ा था आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। अगर तो पेशेंट की एज 65 से या 60 से कम है और उसने पिछले 3 माह में कोई एंटीबायोटिक नहीं ली और वैसे वो हेल्दी है, तो इस केस में हम कौन कौन से ड्रग्स देंगे? पहला है मैक्रोलाइड्स। उसमें कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास? एजिथ्रोमाइसिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन। और अगर हमने ये नहीं दे सकते तो हम कौन सा देंगे? डॉक्सीसाइक्लिन भी यूज़ हो सकता है इसके लिए। और अगर इसके उल्टा है काम, मतलब पेशेंट की एज है 60 से अबव है और उसने पिछले 3 माह में कोई एंटीबायोटिक यूज़ की है, तो उसमें कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? एक तो है लीवोफ्लोक्साजिन या मोक्सीफ्लोक्साजिन। अगर ये नहीं देना तो मैक्रोलाइड्स प्लस थर्ड या फिर सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। और अगर ये भी नहीं देना तो इसमें तीसरा जो सा ऑप्शन है वो कौन सा है? मैक्रोलाइड्स प्लस हाई डोज मोक्सिसिलिन। और उसके बाद एंड पे हमने जो दूसरी टाइप पढ़ी थी वो कौन सी थी? हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो ये कॉज करता था उसमें कौन सा था? सूडोमोनास। तो उसमें कौन सी हम देंगे ड्रग्स? एंटी सूडोमोनल पेंसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन या फिर कार्बापेनम। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक निमोनिया।